हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। साथियों, जून में आपका वीडियो री एग्जाम होने वाला है और वीडियो की नौकरी लेने के लिए आपको जीएस पढ़ना बहुत ही जरूरी है और जीएस आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। यदि आप जीएस का पोर्शन अच्छा कर लेते हैं तो लगभग समझिएगा कि 90% चांसेस है कि आप ये नौकरी ले लेंगे। तो बात करते हैं जीएस के लिए। तो साथियों, इस चैनल पर आज से ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें कि हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है यूपी ट्रिपल एससी का सॉल्व पेपर्स की बुक और ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है। तो हम यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। और साथियों, ये जो आप देखेंगे ये पिछले 5-6 वर्षों में जो भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेपर कराए गए हैं सभी पेपर इसमें दिए गए हैं। तो हम पेपर वाइज आपका सिर्फ जीएस का पोर्शन अभी कराने वाले हैं। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी जीएस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न कराए जाएंगे जो कि अभी तक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं। और आप देखें कि यूपी ट्रिपल एससी कई बार अपने प्रश्नों को भी रिपीट करता है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम साथियों करने वाले हैं, ये आप देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2020 में परीक्षा कराई गई थी। तो ये है आपका कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा। तो आज हम कनिष्ठ सहायक भर्ती के जो भी जीएस के प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं और साथियों इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, हम देखेंगे कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। तो जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है ये कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है ए 1964, बी 1969, सी 1972 या डी 1981। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1969। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो बात करते हैं जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम का क्रियान्वयन वर्ष 1969 में किया गया। तो यह आपको याद रखना है कि 1969 से ये लागू होता है। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। तो यानी कि जो कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 है उसने कौन से उपकर को प्रतिस्थापित किया है? तो साथियों सबसे पहले आप उपकर का अर्थ जान लें। तो उपकर का अर्थ होता है कि किसी भी कर पर लगने वाला विशेष कर, यानी कि जो किसी वस्तु पर पहले से ही टैक्स लग रहा है उस पर एक और टैक्स पे टैक्स लगा देते हैं जब, तो उसको उपकर कहा जाता है। तो बात करते हैं किससे इसको प्रतिस्थापित किया है। तो ये है ऑप्शन ए क्लीन एयर, बी एनवायरमेंट सेस यानी कि पर्यावरण उपकरण उपकर, और सी है जीएसटी यानी कि जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, या डी है स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। तो कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित कर दिया। तो किस एक्ट के तहत किया गया है? जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के तहत। और जो ये स्वच्छ ऊर्जा उपकर है इसके जगह पे कौन सा आ गया है? तो आपको याद रखना है इसके स्थान पर कोयला उत्पादन पर उपकर का प्रावधान किया गया है, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा की जगह कोयला उत्पादन पर उपकर लगाया जाएगा। अगला देखते हैं। तो आप देखेंगे तो साथियों अगला प्रश्न है 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये करंट का प्रश्न हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो कौन सा राज्य है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी वेस्ट बंगाल या डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो पंचायती राज यानी कि पंचायत सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई थी? तो ये काफी कॉमन प्रश्न है, अधिकतर परीक्षाओं में आता ही है। तो ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई थी, 2 अक्टूबर। और आपको ये डेट भी याद रखनी है। साथ ही देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। 2 अक्टूबर 1959 को होती है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। और ये कहां से होती है? तो ये राजस्थान के नागौर जिले से होती है और उस समय पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी। और आपको ये भी याद रखना है कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है
1992 में किए गए 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। और वहीं बात की जाए इसमें क्या संशोधन किया गया था, तो इसमें संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान के संशोधन के जरिए, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? यानी कि आर्थिक आरक्षण, जो ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये आपको बताना है। इस प्रश्न के ऑप्शन है आपके ए 101, बी 102, सी 103 या डी 104। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 103। तो संविधान का 103वां संशोधन था, जो कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित था। तो इसको देख लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, यदि संविधान संशोधन की बात की जाएगी तो 103वें संशोधन से, और यदि संशोधन विधेयक बिल की बात की जाएगी तो ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। और इसमें क्या था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, सवर्ण, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, किसमें? सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में। और इसे कब से लागू कर दिया गया था? तो ये डेट आपको याद रखनी, 14 जनवरी 2019 से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? यानी कि सबसे पहले संशोधन हुआ था जो संविधान में, वो किस वर्ष में हुआ था? ए 1947, बी 1951, सी 1953 या डी 1957। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। तो संविधान का जो पहला संशोधन था, फर्स्ट संशोधन जो हुआ था, वो 1951 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि किससे संबंधित थी? भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया। तो ये भूमि सुधार से संबंधित थी। अगली बात देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच बनी? ऑप्शन ए है शहनाज खान, बी सुषमा वधू, सी छवि राजावत या डी आरती देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छवि राजावत। तो छवि राजावत जी थी, ये कौन बनी? तो ये ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच बनी। और ये कब? 2011 में चुनाव लड़ा। कहां से लड़ा था इन्होंने? राजस्थान राज्य के टोंक जिले से। तो और जो कौन से गांव की सरपंच हुई? तो ये आपको याद रखना, 16 गांव की सरपंच थी। आगे देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, तो ये कहाँ है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। तो सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कहाँ है? तो ये केरल में बना। केरल के कोट्टायम जिले का एक वार्ड 2017 में भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। तो ये प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो यानी कि ये जो आपका इंडिया का नक्शा जाता है, तो जो इस साइड में जो पश्चिमी भाग है, तो इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? ऑप्शन ए अन्नाईमोड़ी, बी मीसपुलिमाला या सी मासिन्नागुड़ी या डी बागमोन। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमोड़ी। तो पश्चिमी भाग की, यानी कि पश्चिमी घाट पर सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कौन सी है? अन्नाईमोड़ी की। तो ये आपको याद रखना है, चोटी का नाम है अन्नाईमोड़ी, और ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो ये किसका पार्ट है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियों का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। और वहीं बात करते हैं पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से है, तो ये ताप्ती नदी के मुहाने, यानी कि जहां से ताप्ती नदी निकलती है, वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? यानी कि जो लघुत्तर हिमालय है, उसकी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ऑप्शन है ए धौलाधार पर्वतमाला, बी महाभारत पर्वतमाला, ऑप्शन सी है पीर पंजाल पर्वतमाला या ऑप्शन डी शिवालिक रेंज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वतमाला। इसको देख लेते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समांतर रूप से फैला हुआ है। तो
तो ये आपको याद रखना है कि लघु हिमालय कहाँ फैला हुआ है, तो ये महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो कौन सी श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो यह पीर पंजाल पर्वतमाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो यानी कि जब यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट का जब टकराव हुआ तो इससे जो निर्मित हुई लंबवत घाटियां उनका क्या नाम है। ऑप्शन ए रिड्स, बी रेंज, सी क्रेटर या डी डंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डंस। तो डंस लंबवत घाटियां हैं जिनका निर्माण कैसे हुआ, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव से। तो यहाँ आप देख सकते हैं डंस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं पेंजिया का दक्षिणी भाग है। किसका दक्षिणी भाग है, पेंजिया का, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो ये इसका क्या नाम है। तो ऑप्शन है ए यूरेशियाई प्लेट, बी टेथिस सागर, या सी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, या फिर ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो इस जगह का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि जो सभी स्थलखंड थे ये आपस में जुड़े हुए थे, जिससे क्या बोला जाता था, पेंजिया नाम दिया गया। इसके चारों ओर एक बृहत महासागर था जिसे पैंथलासा कहा जाता था। तो ये पैंथलासा क्या था, ये महासागर था। इसके बाद देखते हैं अंतिम ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। तो ट्रियासिक युग में क्या हुआ, जो ये पेंजिया जिसको नाम दिया गया था इसका विभाजन शुरू होता है और इसका एक भाग उत्तर की ओर और दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला व संकीर्ण महासागर खुला जिसे क्या कहा गया, टेथिस सागर। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इससे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा गोंडवाना लैंड। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहा जाता है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र से क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार। ये कहां पर, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की बात हो रही है। या फिर दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार या रोहतास पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन ट्रैप। देखेंगे आप, ये जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिएटेशियस कल्प में हुआ। तो इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरार उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ एवं 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। तो दक्कन ट्रैप को आप देखेंगे, इसका विस्तार कहां से है, तो इसका विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा। तो इतने राज्यों में इसका विस्तार है, किसका, दक्कन ट्रैप का। अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, जो चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है के दक्षिणी ओर स्थित है। तो ये किसके दक्षिण में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। एक तो चिल्का झील ये कहां पर स्थित है, तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो अब आपके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन है ए बैतरणी डेल्टा, बी ब्राह्मणी डेल्टा, या सी बुद्ध वलंगा डेल्टा। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है महानदी डेल्टा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। तो आप देखेंगे चिल्का झील ये कहाँ है, ओडिशा में, और महानदी भी आपकी यहीं से निकलती है। चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि चिल्का झील है, इसका जो निर्माण होता है ये समुद्र के पानी से इसका निर्माण हुआ है और वहीं ये एशिया की सबसे बड़ी समुद्री झील है और विश्व में ये सेकंड नंबर पर है। यह झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गई है।
तो ये किसके कारण अलग होती है? जो महानदी द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसके कारण। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया। यानी कि सबसे पहले आपको याद रखना है विलियम बेंटिक थे, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। तो ये कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1819, बी 1825, सी 1829 या ऑप्शन डी 1832। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1829। तो 1829 में एक्ट पारित करके सती प्रथा का अंत किया गया। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल, तो ये पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, 1828 से 1835 तक रहा। इनके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आपको याद रखना है किसकी सहायता से? राजा राममोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई तथा खालसा पंथ की नींव रखी, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना की? तो ये कब की थी, किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ए 1679, बी 1684, सी 1691 या डी 1702। तो साथियों इसमें ऑप्शन गलत दिए गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1699। तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। और आपको ये याद रखना है कि जो सिख धर्म है इसमें 5 भौतिक वस्तुओं के बारे में बात की गई। तो इसमें क्या क्या है? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम के बारे में बात की जा रही है। एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस ऑफिसर थे। इन्होंने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया? भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि कांग्रेस की बात की जा रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो आपके ऑप्शन है ए 1862, बी 1876, सी 1884 या डी 1891। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1884। तो देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर। और 1885 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसकी स्थापना होती है 1884 में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी कागज यानी कि समाचार पत्र की बात हो रही है, स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। कुछ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से प्रकाशित किया जाता था। तो किसने इसको प्रकाशित किया था? ए जीडी कुमार, बी तारकनाथ दास, सी लाला हृदयलाल, अगला देखते हैं, या फिर अजीत सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जीडी कुमार। तो स्वदेश सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन गुरुमुखी भाषा में किया जाता था और ये किसके द्वारा? जीडी कुमार जी के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे याद रखना है गुरुमुखी भाषा में जीडी कुमार के द्वारा। और इसका किस नाम से होता था प्रकाशक? तो ये था स्वदेश सेवक नाम से प्रसारित होता था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन है ए 1932, बी 1938, सी 1941 या डी 1943। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1938। तो 1938 के जो आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। और वहीं जब 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो इसकी भी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इसके बाद में गांधी जी से विवाद हो जाने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया? तो ऑप्शन है 1609, बी 1610, सी 1612 या डी 1618। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1612 में। तो देख लेते हैं।
1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई 1612 में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो आपके ऑप्शंस है ए 1991, बी 1994, सी 1999 या डी 2001। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1994 में। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्यिक संघों की प्रतिनिधि संस्था है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो आपको ये याद रखना है इसका फुल फॉर्म, जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है। एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है, जो निजी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना था? तो ऑप्शन है ए कृषि नवाचार, बी डिजिटल वैलेट, सी स्वदेशी और विशेष उत्पाद या फिर डी कंप्यूटर नॉलेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना का मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य था वो था स्वदेशी और विशेष उत्पादों को प्रोत्साहित करना, जिससे कि उस जिले को उसकी विशेष पहचान मिल सके। तो इसकी शुरुआत होती है 24 जनवरी 2018 को। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों ये आप देखेंगे ये कुछ करंट के प्रश्न है जो कि अब आपके लिए सही नहीं है, तो ये पुरानी करंट हो जाएगी, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। तो कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है उत्तर प्रदेश में? तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19। तो 19 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जिनको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो आप देखेंगे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल 19 और वर्तमान में 20 ऐसे हैं। तो वर्तमान में कितने 20 है, तो ये इनको बोला जाता है इंग्लिश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगला देखते हैं, और इसकी शुरुआत होती है भारत में 2005 से। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये भी आपका करंट का प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, तो ये वैसे तो ये करंट की है लेकिन आप देख लेंगे तो कई बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन सी लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, या ऑप्शन डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यानी कि किस लिए की गई थी कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए। और ये योजना आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। तो ये क्यों की गई थी? ऑप्शन ए गरीबी को दूर करने के लिए, बी कुपोषण को दूर करने के लिए, सी बेरोजगारी दूर करने के लिए, या डी निरक्षरता दूर करने के लिए। सबरी संकल्प अभियान, तो राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी। तो ये महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, तो यह है किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों तक स्कूल यानी कि विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए पेशकश करती है? किशोरी बालिका योजना, तो इसका ऑप्शन है ए 125, बी 150, सी 175 या डी 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 300। तो ये जो किशोरी बालिका योजना है ये विद्यालय में लगातार 300 दिन यदि लड़कियां एब्सेंट रहती हैं तो उनके लिए संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो ये भी आपका करंट का प्रश्न था उस समय का। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ये आपका करंट का ही प्रश्न था। तो ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त हुआ था। तो देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला
स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं। तो आप देखेंगे ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो ये कौन सा होता है? ए घूमर, बी कालबेलिया, सी स्वांग या फिर डी पुलकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वांग। तो स्वांग है ये उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरदौल कथा विशेष रूप से एक लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो ये कहाँ का लोकगीत है? ए मिर्जापुर, बी बुंदेलखंड, सी अवध, डी ब्रज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड का एक लोकगीत है। कौन सा? हरदौल कथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। तो क्या है? ए झूला, बी ब्रहा, सी स्वांग या डी रसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झूला। तो झूला जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मनोरंजन है। कब? बारिश के मौसम में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करंट का, इसको स्किप करते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्रांति से भारत यानी कि किस क्रांति के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया, यानी कि दूध से संबंधित कौन सी क्रांति थी? ऑप्शन ए ग्रीन, बी व्हाइट यानी कि श्वेत, सी रेड लाल या डी ब्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के बाद भारत है ये दुनिया में नंबर 1 बन गया था। किसके उत्पाद में? दूध के उत्पाद में। तो देखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। और ये किससे संबंधित थी? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको स्किप करना होगा। तो ये आपके करंट के प्रश्न है, इनको स्किप किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। तो जो जीएसटी है इसको 3 घटकों में विभाजित किया गया है। तो आप देखेंगे कौन कौन से घटक हैं इसके। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजीएसटी, यानी कि सीजीएसटी। तो ये इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। इसके बाद बात आती है एसजीएसटी की, जो कि स्टेट यानी कि राज्य के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है आईजीएसटी, इसके तहत अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। तो साथियों ये थे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कनिष्ठ सेवा भर्ती में पूछे गए थे। तो आपको ये कैसे लगे प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग ऐसी ही सीरीज करते रहेंगे आगे भी।